हेलो एस्पायरेंट्स, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ने बहुत ही जोरदार तरीके से होली खेली है, साथ ही साथ उसके प्रीलिम्स की तैयारी भी हमने बहुत अच्छे से की होगी। तो बिना किसी देरी के हम अपना न्यू टॉपिक चालू करते हैं। बोल सकते हैं हम ऐसा कि न्यू सेशन स्टार्ट करते हैं सर। न्यू सेशन माने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हमने देखा, उसके कुछ मेजर टॉपिक्स मैंने आपको बताया, हड़प्पन कल्चर से लेके तो वैदिक इरा से लेके तो ना जाने क्या क्या। देन उसके बाद हम लोग आए मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में हम लोगों ने विजयनगर एंड बहामनी, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, पालास, प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज और ना जाने कई सारे, भक्तिज्म, सूफिज्म। नाउ अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ना एस्पायरेंट्स, वो होगा हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। अब सर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की हम अगर बात करें तो प्रीवियसली अगर हम देखें बेटा तो 3 से 4 क्वेश्चन हियर अबाउट मॉडर्न से। इसका मतलब ये है कि हम मॉडर्न को स्किप करेंगे? नो, नॉट एट ऑल। मॉडर्न भी पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना एंशिएंट और मेडिवल पढ़ना। सर मॉडर्न का हमारा मोडस ऑपरेंडी क्या रहेगा? देखो मॉडर्न हमारा थोड़ा सा जल्दी खत्म हो जाएगा। सर जल्दी क्यों? जल्दी इसीलिए क्योंकि जो क्वेश्चंस मैंने लाए हैं वो स्पेक्ट्रम से उठाए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन को पीवाईक्यू एनालिसिस करके उठाया गया है और कुछ क्वेश्चंस को एनसीईआरटी से उठाया गया है। ओके, तो आपको इनडायरेक्टली एक 2-3 चीजें मैं बता देता हूं हमारा लेक्चर स्टार्ट होने से पहले कि आपको राजीव अहीर सर की स्पेक्ट्रम फॉलो करनी है। ये होगी पहली चीज। दूसरी चीज, जो एनसीईआरटीज आप पढ़ते हुए आए हैं वो एनसीईआरटी ही आपको रेफर करने की है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपना न्यू टॉपिक चालू करते हैं, दैट इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मेरा नाम है यश श्रीवास्तव, फैकल्टी हिस्ट्री, आकार फाउंडेशन। मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर। बस 2 मिनट दीजिएगा मुझे। चलो जल्दी आ जाओ, सेंस बोर्ड फास्ट, वी डोंट हैव मच टाइम राइट नाउ। आ गया। चलो, अरे नहीं आया यार, 2 मिनट दीजिए मुझे। हाँ क्लास, ये थोड़ा सा सेटिंग करना ज़रूरी है, अदरवाइज कैसा दिक्कत हो जाता है। चलिए टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। देखिए हम लोग कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं वो देखते हैं हम लोग। रेफरेंस बुक क्या रहने वाली है? स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहीर सर, मैंने अभी आपको जस्ट बताया। सोर्स हमारा एनसीईआरटी होने वाला है। और दूसरा सोर्स मेरी जो लिखी हुई कुछ नोट्स है, कुछ मैंने सिनॉप्सिस बनाया, कुछ माइंड मैप्स बनाए हैं, उससे मैंने क्वेश्चन आपके लिए आज लाए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक्स देख लेते हैं हम। पहले ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि मैं आपको बस एक इंट्रो दे रहा हूँ अभी कि हम लोग कैसे क्या टॉपिक पढ़ने वाले, कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा तवज्जो देने वाले हम लोग। ठीक है, आइए ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ फोटो लाया है मैंने आपके लिए, ब्रिटिश की टेरिटरी। चलिए आइए टॉपिक्स देख लेते हैं जल्दी फास्ट, बिल्कुल बिना किसी देरी के। सबसे पहला जो मेजर टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, कैसे आए, कहाँ से आए, क्यों आए, कब आए, क्या किया, क्या नहीं किया, वो सब चीजें हम देखेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में। लेकिन वो कौन से इसमें देखेंगे हम? वो रिस्पेक्टिव टॉपिक्स जब मैं लूंगा ना बेटा, जब आपकी सीरीज चालू होगी, हिस्ट्री सीरीज, जीएस फाउंडेशन बैच की जब सीरीज चालू होगी, तब मैं ये सब आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो सर अभी क्या करने वाले बेटा? अभी हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि हम बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल एक एडवेंट ऑफ यूरोपियन मैंने टॉपिक उठाया और इसमें मैंने आपको ये एक शॉर्ट फॉर्म दिया। ये सभी यूपीएससी एस्पायरेंट्स को आना चाहिए, PDEF। हर्षल आता है क्या? इसका फुल फॉर्म क्या है?
PDEF का फुल फॉर्म बताऊँ? मैं बताता हूँ। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, कौन से यूरोपियंस हमारे देश के अंदर एडवेंट मतलब आए, हमारे देश के अंदर कौन से पहले आए? तो जो पहले आए उनका ये एक शॉर्ट फॉर्म है PDF। सुना है आपने हर्षल? PDF सुना है बच्चों आपने? PDF याद रखो, बस उसके बीच में ई लगा दो, PDEF। अब PDEF का मतलब क्या हुआ सर? पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश और फ्रेंच, डेन्स भी आता है बीच में। PDEF याद करा दूंगा, बस बोल दो मेरे पीछे एक बार, PDEF। पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश और फ्रेंच। सबसे पहले पोर्तुगीज आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए और फिर फ्रेंच आए। वास्को दा गामा आया था ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए, मसाले लेके गया, बहुत सारा प्रॉफिट हुआ, बहुत सारा, अति। बोले वाह मजा आ गया, फिर से भेजा कैब्राल, वास्को दा गामा भी आया, लेकिन धीरे धीरे हमारे देश में उन लोगों ने बसना चालू कर दिया। आए थे व्यापारी बन के, ट्रेडर्स बन के, लेकिन हमेशा के लिए हमारे यहाँ बस गए। पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच याद रखेंगे। ये हो गया पहला टॉपिक, एडवेंट ऑफ यूरोपियन से कुछ क्वेश्चन देखेंगे। देन उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे। एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, इसमें हम देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, कि कैसे धीरे 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 ब्रिटिशर्स ने अपना एक्सपांशन किया, कैसे धीरे धीरे अपना एक्सपांशन किया, कैसे धीरे धीरे अपना सल्तनत को बढ़ाया, मुगल एम्पायर को बढ़ाया, कैसे हमारे देश के ऊपर उन्होंने राज किया, कैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ किया, ना जाने कितने क्या, कैसे कैसे कैसे। एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता था, रिवॉल्ट ऑफ 1857। वो तो याद ही होगा आपको, मंगल पांडे वाला किस्सा, अरे है ना, मंगल पांडे वाला किस्सा। देन उसके बाद रिवॉल्ट एकदम आग जैसा हो गया। देन आपने तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, इन सब का नाम सुने होगे ना। देन रिवॉल्ट के हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तत्पश्चात उसके बाद हम देखेंगे रिफॉर्म मूवमेंट्स। सर रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले। देन इसके बाद हम बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं। एबॉलिशन ऑफ सती, प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी, बहुत सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए। महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उसके लिए भी रिफॉर्म हुए बहुत सारे, तो रिफॉर्म मूवमेंट्स देखेंगे। देन उसके बाद द मेजर टॉपिक इज क्वेश्चंस ऑन स्ट्रगल। बहुत सारे स्ट्रगल हमने किया, गांधी जी के पहले भी और गांधी जी के बाद भी, लेकिन गांधी जी जब आए तब थोड़ा सा ज्यादा। गांधी जी के कौन से मूवमेंट पता ही है आप लोगों को? सबसे पहले तो चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, देन उसके बाद नॉन कोऑपरेशन, बहुत सारे, ये तो बस एक मैं बता रहा हूँ। सिविल डिसोबीडियंस, देन उसके बाद और भी है ना बहुत सारे, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये अपना एक और था स्वदेशी एंड बाइकॉट वाला, नहीं वो तो नॉन कोऑपरेशन में भी, स्वदेशी एंड बाइकॉट भी आप लिख लीजिए, स्वदेशी वाला नहीं क्या जो मुद्दा था उसमें। देन खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत, ये साथ में ही था। अरे और बहुत सारे हैं भाई, सत्याग्रह, बहुत सारे। ये देखेंगे कौन से टॉपिक में देखेंगे हम उसे, स्ट्रगल के टॉपिक में, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसके ऊपर, ईरान मास नेशनलिज्म। देन उसके बाद एक्ट एंड रेगुलेशंस देखेंगे, ब्रिटिशर्स ने कौन से एक्ट लाए, क्या क्या रेगुलेशंस लाए। 1857 के रिवॉल्ट के बाद मैंने आपको इसके पहले भी बताया था बेटा, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले था कंपनी रूल के पास, एक्सक्यूज मी। देन उसके बाद क्राउन रूल। आप देखिए इसका अगर टाइम पीरियड देखेंगे, 1857 का रिवॉल्ट हुआ, देन 1858-59 से कौन आ गया, 58-59 से कौन आ गई, कंपनी आ गई। अरे बच्चा क्या आ गई, कंपनी आ गई। बोले हाँ सॉरी क्राउन आ गया, सॉरी क्या आ गया, क्राउन आ गया, सॉरी। हाँ कंपनी पहले थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे ही रिवॉल्ट हुआ उसके बाद क्राउन ने बोला भैया आपसा ना हो पाएगा, अब हम आ रहे हैं, आप यहाँ से चले जाइए। वो बोलते हैं ना पूरी मेहनत पानी में फिरना, पूरा देश को एक कर लिया, अपने अंडर कर लिया कंपनी ने, और बाद में लोग कौन है, क्राउन है।
हट जाओ। अब कंपनी को तो हटना पड़ेगा ना भाई, अगर क्राउन आ रहा है तो, क्योंकि चार्टर जो दिया था वो तो क्वीन एलिजाबेथ ने ही दिया था ना कि जाओ और वहां पे ट्रेड करो। अभी बोल रहे हैं चलो जल्दी निकला, आपने बहुत बहुत ज़्यादा वो कर दिया है, अब हमारे हम वहाँ पे रेगुलेट करेंगे। कहाँ पे रेगुलेट करेंगे मेरा बच्चा? इंडिया में रेगुलेट करेंगे। अरे हाँ कि ना। नेक्स्ट एक्ट एंड रेगुलेशन हो गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मैंने जैसा कि आपको बताया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, चंपारण खेड़ा, अहमदाबाद, कुछ क्वेश्चन उससे भी रह गए। आइए और कुछ टॉपिक्स देखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस से मैंने आपके लिए क्वेश्चन लाया है। देन उसके बाद इंडिया टुवर्ड्स फ्रीडम एंड पार्टीशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद पोस्ट वॉर नेशनल सिनेरियो, एक होता है प्री और एक होता है पोस्ट। आज़ादी के बाद क्या हुआ देश में, वो सब भी हमें कुछ क्वेश्चन देखना है। क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इंडिपेंडेंस विद पार्टीशन, देश को आज़ादी तो मिली लेकिन पार्टीशन के साथ। अब पार्टीशन किसका पार्टीशन हुआ सर? एनसीईआरटी पढ़ रहे हो आप? इंडिया और पाकिस्तान, एनसीईआरटी पढ़ो। हाँ अभी आपका स्टार्टिंग है, हो जाएगा जल्दी जल्दी, कोई टेंशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल डेवलपमेंट देखना है हमको भारत के अंदर, उसके पे कुछ क्वेश्चंस है। देन सर्वे ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी पे कुछ क्वेश्चन है। ये सब जो टॉपिक है ना बेटा, छोटे मोटे हाजमोला गोली जैसे, इनको तो ऐसे ही निपटा देगा अपन को, टेंशन नहीं है। इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट सिनेरियो और अदर क्वेश्चन, तो ये सब टॉपिक भैया हम यहाँ पे करने वाले हैं, ये सब टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो एक बार आप इसका जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, आज ही से बिल्कुल तुरंत, ज़्यादा रुकने वाला कोई काम नहीं है। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस आज से ही हम लोग चालू स्टार्ट करेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ऐसे ले लीजिए, फास्ट जल्दी ले लीजिए। देखिए बेटा क्या होता है, इफ वी टॉक अबाउट इतिहास, इफ वी टॉक अबाउट हिस्ट्री, हिस्ट्री के बारे में हम जब बात करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमें कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि जब वो इतिहास, वो हिस्ट्री घट रही थी तब हम वहाँ प्रेजेंट नहीं थे। अरे नहीं थे ना, आप थे क्या वहाँ पे जो आप एग्जैक्ट बता पाओगे कि नहीं सर ऐसा ही हुआ था? आफ्टर ऑल हिस्ट्री इज ऑल अबाउट पास्ट, ओके, वी आर नॉट देयर, हम वहाँ पे नहीं थे, तो इसलिए कुछ कुछ चीज़ें हमको कंसिडर करना पड़ता है। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग तो थे ना, उन्होंने तो पूरा लिख के गया है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम लोग हिस्ट्री, इतिहास एक सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। चलिए आइए, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, मैंने मेरे बच्चों को जस्ट थोड़े देर पहले अभी याद करवाया था। ये अरे याद करवाया था कि नहीं करवाया था? एक बार वहीं पे बैठे बैठे बोलो, चलो 1 2 3 गो। PDEF, PDEF फुल फॉर्म बोलो। पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, याद रखना है, हाँ भूलना नहीं कभी भी। चलिए आइए, तो पहले क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक, अ न्यू सीरीज दैट इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज का पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया है और आपकी स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन रहा। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं नहीं बता रहा हूं। Consider the following statement. The Battle of Plassey had political significance for it laid the foundation of the British Empire in India. देखते हैं सही है क्या? It has been rightly regarded as the starting point of British rule in India. अरे क्या Battle of Plassey सही है? अपने लेट द फाउंडेशन, उन्होंने एक फाउंडेशन रख दिया था हमारे भारत की सरजमी पर, सही है। बैटल ऑफ प्लासी के बाद the troops of the British East India Company led by Robert Clive came up against the forces of Siraj-ud-Dawla, the last Nawab of Bengal,
एंड हिज फ्रेंच अलाइज। सिराजुद्दौला फ्रेंच के साथ मिल गया था ऐसा बोला जा रहा है। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सोल्जर्स थे, ट्रूप्स थे, लेड बाय किसके मतलब लीडरशिप में आए थे वो? तो लीडरशिप में आए थे रॉबर्ट क्लाइव के। केम अप अगेंस्ट द फोर्सेस, अगेंस्ट द, किसके अगेंस्ट में थे? तो अगेंस्ट में थे सिराजुद्दौला, द लास्ट नवाब ऑफ बंगाल एंड हिज फ्रेंच अलाइज, ऐसा बोला जा रहा है। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? So what should be the answer? One only, two only, one and two, none of the। अब वैसे ही कुछ तो भी एसेंट था ना ब्रिटिश का भी। हे यूथ, तुम इधर आ जाओ, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ मुझे, फास्ट। What should be the answer? ऐसे ही बोलते थे हर्षल, वो लोग भी ऐसे ही बोलते थे ना हमारी लैंग्वेज को, ब्रिटिशर्स। चलिए, हाँ एक चीज़ आप समझ लेंगे भैया, मैं उस टाइप का टीचर नहीं हूँ जो सिर्फ आ रहे पढ़ा रहे और जा रहे, मुझे वो पसंद नहीं है। आओ बिल्कुल एकदम शांति से पढ़ाओ और चले जाओ। बच्चे को कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा, उससे लेना देना ही नहीं है। मैं ऐसे ही हूँ, आपको मुझे थोड़ा सा ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा भैया। सो व्हाट शुड बी द आंसर एज पेरेंट्स? क्या होगा इसका आंसर? द करेक्ट आंसर इज 1 and 2, बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। सर ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। द बैटल ऑफ प्लासी हैड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, सही है। बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था उसका एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस था। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, इसने ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडेशन हमारे भारत की सरजमी पर रख दिया था इन इंडिया। इट हैज बीन राइटली रिगार्डेड एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये स्टार्टिंग था, क्या था ये? स्टार्टिंग था किसका? गोरे लोगों का हमारे महान भारत देश में। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है द ट्रूप ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सोल्जर्स थे, वो ट्रूप्स थे, वो किसके अंडर काम कर रहे थे, किसकी लीडरशिप में थे? तो रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में थे, जो कि अगेंस्ट में थे सिराजुद्दौला की आर्मी के। और सिराजुद्दौला ने अलाय बनाया था साथ मिलके फ्रेंच आर्मी के साथ। ठीक है, गया दिमाग में? सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 1 and 2। सर पहला क्वेश्चन क्रैक हो गया क्या? बहुत ही आसानी से क्रैक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। Where did the French East India Company first established its factory in India? कहाँ पे सबसे पहले फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी फ्रेंच वालों ने? सो व्हाट शुड बी द आंसर? 1 कैलिकट, सेकेंड सूरत, थर्ड पौंडीचेरी, द फोर्थ वन इज मसूलीपट्टनम। सो द करेक्ट आंसर इज टू, दैट इज सूरत। सूरत में ये लोगों ने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। किन्होंने? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, वो छोटा सा क्वेश्चन था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वास्को ड गामा बिकेम द फर्स्ट पोर्टुगीज टू सेट फुट इन इंडिया वाया द सी। वास्को ड गामा एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सेट फुट इंडिया वाया द सी के माध्यम से हमारे भारत देश में कदम रखे थे। वास्को ड गामा वो पहले थे बोलते। सेकंड, वास्को ड गामा रीच्ड एंड ट्रेडेड एट कैलिकट इन 1498। वास्को ड गामा आए, पहुंचे कैलिकट में 1498 में और वहाँ पे व्यापार किया। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है इन 1510 द पोर्तुगीज कॉन्कर्ड पोंडीचेरी फ्रॉम आदिल शाह। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है 1510 में पोर्तुगीज ने कॉन्कर्ड कर लिया था पौंडीचेरी को अपने कब्जे में ले लिया था। किसके पास था? पहले वो आदिल शाह के पास था, ऐसा बोल रहा है स्टेटमेंट। द फोर्थ वन इज गोवा वॉज द कैपिटल ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया। So which of these statements are correct? 1 only, 1, 2 and 3, 1, 2 and 4, all of the above. So what should be the correct answer मेरा बच्चा? जल्दी बताइए, एक बार देख लीजिए क्योंकि मुझे शायद एक आधी स्टेटमेंट्स में गलत लग रहा है। What should be the correct answer? थोड़ा सा सेकंड वाला, ये वाला देखते हैं। करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 1, 2 and 4। 1, 2 and 4। वास्को ड गामा बिकेम द फर्स्ट पोर्तुगीज। 2 मिनट देख लेते हैं। 1, 2 and 4 ये वाला सही है बोलते स्टेटमेंट। वास्को ड गामा बिकेम द फर्स्ट पोर्तुगीज। ये एक पहले ऐसे यूरोपियन और पोर्तुगीज थे जिन्होंने सी रूट से भारत देश में कदम रखा था। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है वास्को ड गामा रीच्ड एंड ट्रेडेड एट कैलिकट, आए और व्यापार किया कैलिकट में 1498 में। देन उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट को गलत बोला है यहाँ पे, लेकिन क्यों गलत बोला है? कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना, देखते हैं।
फोर्थ, गोवा वॉज द कैपिटल ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया। आप आज भी देखोगे ना बेटा, आज भी गोवा जाओ, थोड़ा सा पोर्तुगीज कल्चर है, क्योंकि पोर्तुगीज सबसे लास्ट में है ना, बहुत गए हो कभी, पोर्तुगीज कल्चर आपको दिखेगा। पोर्तुगीज सबसे आखिरी में गए, पता है क्या, सबसे पहले आए और सबसे आखिरी में गए, इंडियन आर्मी ने भगाया था पोर्तुगीज को, आगे पढ़ेंगे हम लोग वो हिस्ट्री, तो वहाँ पे देखोगे तो आज भी पोर्तुगीज कल्चर ही है। चलिए देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है। हमने आंसर तो देख लिया, व्हाट शुड बी द आंसर, आंसर इज सी, दैट इज 1, 2 एंड 4। सो व्हाई थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आइए देखते हैं। Statement 3 is incorrect because in 1510 the Portuguese conquered, यहाँ तक के तो सब सही है, गोवा from आदिल शाह of बीजापुर not पोंडिचेरी, आदिल शाह of बीजापुर not पोंडिचेरी। और यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखा है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है इन 1510 द पोर्तुगीज कॉन्कर्ड पोंडिचेरी फ्रॉम आदिल शाह, लेकिन पोंडिचेरी के थे क्या, वो पोंडिचेरी के नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बीजापुर नॉट पोंडिचेरी। हाँ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर एंडेड आफ्टर द ट्रीटी ऑफ सेरंगपट्टनम, कौन सा ऐसा युद्ध, कौन सा ऐसा वॉर था जो खत्म हुआ, कौन सी ट्रीटी से, कौन से समझौता से, तो ट्रीटी ऑफ सेरंगपट्टनम। सो व्हाट शुड बी द आंसर, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर या फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। मैसूर वॉर की अगर मैं बात करूं तो मुझे दो लोग बहुत याद आ रहे भाई, अभी दिमाग में चलता है वो, जब आप ये देखोगे पानीपत का युद्ध, मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, तब आपके दिमाग में ना चीज़ें आती है। मेरे दिमाग में भी पता है कि जैसे मैसूर आया, मैसूर पाक दिमाग में है, मिठाई मेरे मिठाई दिमाग में नहीं आई, मेरे दिमाग में हैदर अली और टीपू सुल्तान आए। हर्षल आप जा सकते हैं, टीपू सुल्तान और हैदर अली आए मेरे दिमाग में, ठीक है। तो आपके भी दिमाग में ऐसी स्पेक्ट्रम घूमनी चाहिए, जब आपको क्लिक होगा कि नहीं भैया मैंने ये पढ़ा था और मुझे ये आता है। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज 3, दैट इज थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। करेक्ट आंसर क्या है, थर्ड है, ठीक है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की ही ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ सेरंगपट्टनम। गेला का डोक्यात, चला सामोरिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू द ट्रीटी ऑफ एक्सला-चपेल विच वॉर केम टू एन एंड। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हमने देखा वैसा सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए जल्दी आंसर, आपको आंसर देना है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ अभी, आपको ये आंसर देने का इसका, जल्दी। फर्स्ट, एक्सला-चपेल की बात हो रही है, आइए आंसर देखते हैं। द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर। करेक्ट आंसर है फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर। ट्रीटी ऑफ एक्सला-चपेल हुई थी फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेसिक से क्वेश्चन है भाई, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बेसिक से क्वेश्चन है, आना ही चाहिए आपको। चलो आ जाओ। Consider the following statement. Francisco de Almeida was appointed as the governor of India with the mission to consolidate Portuguese influence and destroy Muslim trade. Francisco de Almeida was appointed as the governor of India. Francisco de Almeida को governor of India बनाया गया, क्या मिशन अचीव करने के लिए, क्या अचीव करने के लिए, टू कंसोलिडेट पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस एंड डिस्ट्रॉय मुस्लिम ट्रेड, मुस्लिम व्यापार को ख़त्म करना, कम करने का इनका मकसद था। नेक्स्ट, लाइक अच्छा है भाई। सेकेंड, अल्मेडा एम टू मेक द पोर्तुगीज द मास्टर्स ऑफ द इंडियन ओशन through his blue water policy. Almeida aim to make the Portuguese the masters. आप होते हैं ना किसी चीज़ में मास्टर्स, एमए कर रहा हूँ सर, कौन से इसमें, सोशोलॉजी में, हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में। व्हाट इज मास्टर्स, एमए का फुल फॉर्म क्या है, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स।
मास्टर आप अगर बोल रहे हो किसी चीज़ में तो यू शुड नो ना, आपको आना चाहिए, यू शुड नो। मास्टरी करना बोलो तो बहुत बड़ी बात होती है किसी भी सब्जेक्ट में, है ना। अल्मेडा पोर्तुगीज मास्टर्स ऑफ द इंडियन ओशन, मास्टर्स बनाना चाहता था थ्रू हिज ब्लू वाटर पॉलिसी। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको इसमें। देखिए जल्दी, फास्ट 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 जल्दी देखिए। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 nor 2। ये क्वेश्चन शायद आपके लिए लाया था मैंने। जल्दी बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। चलो हम ही देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज डी, नाइदर 1 nor 2। क्यों किया आप सर, क्या कर रहे हैं आप, हमको समझ में नहीं आ रहा। बिकॉज बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहां पे क्या पूछा है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। अब भाई दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है तो हम कैसे उसको गलत करेंगे, अरे पॉसिबल है क्या। तो यहाँ पे हमको ऑप्शन दिया हुआ है ना, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, या नाइदर 1 nor 2। नाइदर 1 nor 2 बी द आंसर, बिकॉज दोनों ही स्टेटमेंट क्या है मेरा बच्चा, करेक्ट है। क्या है मेरा बच्चा, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ये देख लीजिए आप, थोड़ा सा ट्रिकी था, देख लीजिए एक बार। सॉरी, एक्सक्यूज मी। चलो आ जाओ, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट। खांसी बहुत ज़्यादा हो गई है, थोड़ा सा इरिटेट कर रहा होगा मैं आपको आज, लेकिन प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, मुझे होता है कभी कभी, हमारे साथ भी ऐसा। क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द अराइवल ऑफ द पोर्तुगीज इन इंडिया मार्क द इमरजेंस ऑफ नेवल पावर इन इंडिया। पहला स्टेटमेंट बोलता है द पोर्तुगीज एक्सेल्ड इन मैरीटाइम टेक्निक विद देयर हैवीली कंस्ट्रक्टेड मल्टी-डेक्ड ships designed to withstand Atlantic gales, allow for heavier armament। ये भी एक चीज थी भाई। Which of these statements are correct? So what should be the correct answer? 1 only, 2 only, 1 and 2, neither 1 nor 2। जल्दी बताइए फास्ट। कुछ लोगों ने बोला सर आप 5-6 सेकेंड दिया कीजिए हमें, आप बता देते आंसर। चलो दे दिया भाई, बताइए जल्दी बताइए, फिर मैं बताता हूँ। आ जाओ देखते हैं। करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 1 and 2। मतलब दोनों ही स्टेटमेंट क्या है सर यहाँ पे, करेक्ट है। सर क्यों करेक्ट है देख लेते हैं। द अराइवल ऑफ द पोर्तुगीज, पोर्तुगीज का जब अराइवल हुआ इंडिया मार्क द इमरजेंस ऑफ नेवल पावर इन इंडिया, इमरजेंस हुआ नेवल पावर का जब पोर्तुगीज आए तो। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है द पोर्तुगीज एक्सेल्ड इन मैरीटाइम टेक्निक। यस, पोर्तुगीज की टेक्निक बहुत ही जोरदार थी। जैसे इफ वी टॉक अबाउट इंडिया पर्टिकुलर इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक, पहाड़ों में चढ़ना, चढ़ चढ़ के मारना, कूद कूद के मारना, अरे होता है ना गोरिल्ला वॉरफेयर। हमारे मराठास आर्मी में, पेशवाज में बहुत अच्छी हुआ करती थी। वैसे ही ये जो पोर्तुगीज थे ना बेटा, वो मैरीटाइम टेक्निक विद देयर हेवीली कंस्ट्रक्टेड मल्टी डेक शिप, आपने देखे होंगे, ये एक शिप है, ये शिप है। अभी ऐसी आप देखते होगे, ऐसी, थोड़ी सी मेरी ड्राइंग खराब है, मुझे आप प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। ऐसी इनकी बड़ी बड़ी शिप्स होती थी, शिप्स तो होती थी, साथ ही साथ इन शिप्स में ना आर्मामेंट लगे हुए करते थे। अरे है ना, ये लड़ भी सकती थी शिप। यस, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बात बताई अभी। शिप डिजाइन टू स्टैंड अटलांटिक गेल्स अलाउड फ्रॉम हैवियर आर्मामेंट। अरे गया के दिमाग में, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है सर यहाँ पे, करेक्ट है। इनडायरेक्टली आप अगर एक क्वेश्चन देख रहे होगे ना, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि स्पेक्ट्रम से ही लिए हुए हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि सर आप क्वेश्चन के माध्यम से स्पेक्ट्रम कवर करवा रहे हैं। बिल्कुल सही सोचा आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। With reference to the advent of Britishers, consider the following statement। पहला स्टेटमेंट बोलता है कैप्टन हॉकिंस arrived at the court of Jahangir in an attempt to establish a factory at Surat, but it was unsuccessful due to the Portuguese opposition।
स्टेटमेंट बोलता है कैप्टन हॉकिंस अराइव हुए आए कोर्ट ऑफ जहांगीर में और एक अटेम्प्ट किया टू स्टैब्लिश, चलो जान दो ये स्टेटमेंट, आए हमारे राजा के पास, मुझे फैक्ट्री लगवानी है, आप मुझे परमिशन दीजिए। महाराज जी ने परमिशन नहीं दी क्योंकि किसका इन्फ्लुएंस था, पोर्तुगीज़ का अपोजिशन था। आप ऐसा करना नहीं, मैं गुस्सा हो जाऊंगा मैं आपसे, ऐसा करने का नहीं। पहला स्टेटमेंट बोलता है। दूसरा स्टेटमेंट, बॉम्बे वॉज गिफ्टेड टू चार्ल्स टू, बॉम्बे चार्ल्स टू को दे दिया गया गिफ्ट में, ओ माय गॉड, इन 1662 एंड लेटर गिवन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1668, बिकमिंग देयर हेडक्वार्टर्स इन 1687। ऐसा बोल रहे स्टेटमेंट में, ठीक है। बताओ भैया, बॉम्बे को गिफ्ट में दे रहे, बॉम्बे को डाउरी में दे रहे, कितनी बड़ी बड़ी चीजें हो जाती है और हमें पता भी नहीं लगता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलता है, द इंग्लिश ऑल्सो ऑब्टेन ट्रेडिंग प्रिविलेजेस फ्रॉम द सुल्तान ऑफ मैसूर एंड बिल्ड अ फोर्टिफाइड फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम। लास्ट स्टेटमेंट बोलता है द इंग्लिश ऑब्टेन ट्रेडिंग प्रिविलेजेस, ट्रेडिंग प्रिविलेजेस मिले गोरों को फ्रॉम द सुल्तान ऑफ मैसूर एंड बिल्ड अ फोर्टिफाइड फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम। ये लोगों ने मसूलीपट्टनम में एक फोर्टिफाइड फैक्ट्री को बनवाया। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? 1 and 2, 1 and 3, 1, 2 and 3 and none of the above. So give me the answers parents fast, as early as possible. जल्दी, ऐसा जल्दी से जल्दी आइए देखते हैं। Correct answer is A, that is 1 and 2. Statement 1 and 2 is correct. Why it is correct? देखते हैं। पहले हम 1 and 2 देख लेते, ठीक है। चलो आ जाओ बिना किसी देरी के। कैप्टन हॉकिंस अराइव्ड, मैंने अभी आपको बताया, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। देन उसके बाद बॉम्बे वॉज गिफ्टेड टू चार्ल्स, बॉम्बे गिफ्ट में दे दिया चार्ल्स टू को 1662 एंड लेटर गिवन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया इन 1668, बिकमिंग देयर हेडक्वार्टर्स बन गया बाद में बॉम्बे। अब स्टेटमेंट 3 बोलती है द इंग्लिश ऑल्सो ऑब्टेन ट्रेडिंग प्रिविलेजेस फ्रॉम द सुल्तान ऑफ मैसूर एंड बिल्ड अ फोर्टिफाइड फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम। ये तो गलत है, गलत क्यों है देखते हैं, आइए। स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट बिकॉज द इंग्लिश ऑब्टेन ट्रेडिंग प्रिविलेजेस, यहां तक के तो कहानी बहुत ही सही चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, फ्रॉम द सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, नॉट मैसूर। हैप्पी होली। फ्रॉम द सुल्तान ऑफ मैसूर लिखा हुआ था लेकिन मैसूर के राजा से मिली थी, नो, फ्रॉम द सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, नॉट एनाकोंडा बेटा, इट इज गोलकोंडा, ओके। नेक्स्ट, एंड बिल्ड अ फोर्टिफाइड फैक्ट्री एट मद्रास इन द ईयर 1639, मद्रास में बनाई फोर्टिफाइड फैक्ट्री विच बिकेम द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंग्लिश सेटलमेंट्स इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में हुआ, गया दिमाग में ये क्वेश्चन, गया क्या? चलो जल्दी देख लो इसको फास्ट। नेक्स्ट पे आते हैं। थोड़ा सा सहन कर लो मुझे 1-2 दिन यार, मेरी मेडिसिन चालू है, आई होप कि मेरी खांसी जल्दी ठीक हो जाए। गर्मी में खांसी हो रही है आपके सर को, कितनी बड़ी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ PYQ लाया है मैंने आपके लिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आइए, ओ सॉरी, ये आपको ही सॉल्व करना है, मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ बेटा ये क्वेश्चन, क्योंकि PYQ है, आपको ही करना पड़ेगा। 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th century, in which of the following was where the factories of the English East India Company located? Bharuch, Chikkakol या Kikakol, Trichinopoly. Select the correct answer using the codes given below. So what should be the correct answer? आपके पास 7 से 8 सेकंड है, जल्दी बताइए भाई, ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी बताओ फास्ट। One only, 1 and 2, 3 only, 2 and 3. So the correct option is answer is A, that is 1 only. Bharuch is the correct answer. बहुत आसान सा क्वेश्चन था। देखो अब आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया होगा कि लोकेशन से भी क्वेश्चन UPSC डालता है। हो सकता है वो कुछ भी कर दे बेटा, अभी कैसा वो ऐसी जा रहा है ना लहर जैसा, हो सकता है सीधा जाए और तुम घुस जाओ, होता है। आप अब प्रिपेयर हो रहे लहरों के लिए,
आप प्रिपेयर किस चीज़ के लिए हो रहे हैं? लहरों के लिए। सीधा ही अगर आ गया तो क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन नहीं आ रहा भाई, इजी क्वेश्चन नहीं जम रहे, हार्ड तो पूरे अच्छे से जम रहे सर हमको, लेकिन इजी पूछ लिया तो आप फंस जाओगे ना ज़बरदस्ती में। तो हमको इजी भी करना है, हमको मीडियम भी करना है और हमको हार्ड भी करने का है। मैं तीनों टाइप के क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखते हैं। Which one of the following foreign travelers elaborate discussed diamonds and diamond mine of India? 2018 सेट 1 का क्वेश्चन है। What will be the correct answer? Francois Bernier, जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, कैसे नाम है भाई, हमारे यहाँ के नाम तो भी अच्छे, रमेश, सुरेश, शैलेश, जेन डी द वेनॉट, एबे बार्थोलोमी खेर, ओहो कितने अच्छे नाम है। व्हाट शुड बी द आंसर, जल्दी बताइए, अलग ही नाम है इनके क्या, जल्दी बताइए फास्ट। Which one of the following foreign travelers elaborately discuss diamonds and diamond mines of India? जल्दी बताइए, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा हार्ड है हाँ भाई, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कीजिए, एक तुक्का मार लीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है नहीं आता है तुक्का मार ले, कोई टेंशन नहीं है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। आप जो प्रोनाउंस कर सकते हैं कर लीजिए। सो ये उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 2005। Which of the following is the correct statement? The modern Kochi was a Dutch colony till India's independence. Modern Kochi जो है was a Dutch colony था इंडिया के इंडिपेंडेंस तक। The Dutch defeated the Portuguese, डच ने पोर्टुगीज को डिफीट किया एंड बिल्ड फोर्ट विलियम्स, और फोर्ट विलियम्स बनाया इन द मॉडर्न कोची। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है द मॉडर्न कोची वॉज फर्स्ट अ डच कॉलोनी बिफोर द पोर्टुगीज टुक ओवर। और फोर्थ स्टेटमेंट बोलता है द मॉडर्न कोची नेवर बिकेम अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी। जो मॉडर्न कोची है वो कभी ब्रिटिश कॉलोनी का पार्ट बना ही नहीं। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? PYQ है भाई, आना चाहिए। आप अगर अभी अटेम्प्ट दे रहे हो ना तो यू शुड नो द आंसर, बिकॉज सबसे पहली ही सीढ़ी सिलेबस के बाद आती है PYQ एनालिसिस। इफ़ ये नहीं आ रहा है तो मेरे बच्चे एक चीज़ याद रखना, मैं आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, मैं यहाँ पे आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं हूँ, लेकिन आपको अगर ये नहीं आ रहा ना बेटा, इसका मतलब ये है कि आपने सीढ़ी चढ़ ली है, बहुत ऊपर तक चढ़ ली है, लेकिन स्किप कर करके चढ़ी है। स्किप समझता है? स्किप, एक सीढ़ी फिर दो स्किप फिर पांचवी सीढ़ी, वो मत कर भाई। एक अच्छे से प्रिपरेशन में जा। PYQ एनालाइज नहीं करेगा तुझे जमेगा नहीं, या मेरा बच्चा बच्ची जो भी आपको जमेगा नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेसेसरी है। चलिए देखते हैं व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट। द मॉडर्न कोची नेवर बिकेम अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी। कभी ये पार्ट बना ही नहीं, मॉडर्न कोची कभी पार्ट बना नहीं। कौन सा? ब्रिटिश कॉलोनी का। कौन सी कॉलोनी का मेरा बच्चा? ब्रिटिश कॉलोनी का। द मॉडर्न कोची इज नेवर बिकेम अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी। करेक्ट सिंपल आंसर है। इट्स ऑल अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इट्स ऑल अबाउट योर प्रिपरेशन कि आप कैसे चढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दो, इसका आंसर है ही नहीं क्वेश्चन। आइए, consider the following statement about the early modern technology in India. The Portuguese brought Europeans movable metal type to Goa in 1550. Second statement बोलता है the first Indian script of which type were prepared was Tamil. The English company first experiment with printed press was at Calcutta. The English company imported printing press to India in 1674-1675 at the request of Bhimji Parakh. Which of these statement given is or are correct? What should be the correct answer? जल्दी बताइए। Oh my God! जल्दी give me the answer. आपको ही देना है इसका आंसर, जल्दी बताइए, फास्टर, जितने जल्दी फास्ट। अर्ली मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है अभी।
Correct answer is D, that is 1, 2 and 4. Statement 3 is incorrect because the English company first experiment with printed press was at Surat. सूरत यहाँ पे क्या लिखा है, कैलकाटा लिखा है. क्या लिखा है मेरा बेटा, कैलकाटा लिखा, लेकिन कैलकाटा में नहीं था. सबसे पहला जो इंग्लिश कंपनी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था विद प्रिंटेड प्रेस वाज एट कैलकाटा, वाज एट सूरत. चलिए आइए, गुजरात की बात हो रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपके लिए. द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. हाँ सही है. अब तक के हमने देखा मुगल सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर एंड बहामनी, लेकिन अब वो चीज़ घटने वाली थी जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं थे. बाहरी देशों से आगमन, विदेशी लोगों का, है ना, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का एडवेंट, ये हमने मार्क किया, ये हमने देखा. द अराइवल ऑफ वास्को ड गामा, पहले या पहला दूसरा क्वेश्चन था. द अराइवल ऑफ वास्को ड गामा, इट बिगेन विद द अराइवल ऑफ पोर्तुगीज एक्सप्लोरर वास्को ड गामा इन 1498. ये क्वेश्चन देखा भाई, दिमाग पे जोर डाल, दिमाग पे जोर डाल, जम जाएगा. अब भी जस्ट इस पे क्वेश्चन देखे हमने, अब भी जस्ट क्वेश्चन देखा हमने. मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हमने कितने देर पहले देखा, अब भी देखे, जस्ट आना चाहिए आपको. स्टैब्लिशिंग अ डायरेक्ट सी रूट बिटवीन यूरोप एंड इंडिया, अरे सही है ना. द पाइवोटल मूवमेंट ओपन द डोर्स, ओहो, द यूरोपियन colonialism and trade domination in the subcontinent, बरोबर. Other Europeans, the Portuguese followed by other European powers sought to control the lucrative spice trade, leading to the establishment of the trading post of fortifications along the Indian coastline. मैंने आपको बताया था क्यों आए थे. मसालों का व्यापार, मसाले बहुत अच्छे होते हैं ना हमारे इंडिया में, मसाले बहुत प्रिजर्व करने के लिए भी काम आते हैं ना भाई. मसाले सिर्फ टेस्ट के लिए थोड़ी होते हैं, प्रिजर्व भी करते हैं मसाले. नेक्स्ट, इम्पैक्ट क्या था. द अराइवल ब्रॉट अबाउट कल्चरल एक्सचेंजेस. हमारा कल्चर कुछ अलग है, उनका कल्चर कुछ अलग है. कल्चरल में एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा, है ना. कॉन्फ्लिक्ट विथ लोकल रूलर्स, लोकल रूलर्स के साथ झगड़े बढ़ेंगे ना भाई, क्योंकि हम जैसा फॉलो करते आ रहे हैं वो हमारी इंडिया की सभ्यता है. हमें नहीं पता यूरोप के लोग कैसे जीते हैं, आपको भी पता है वो थोड़े से बहुत अलग विचार के, खुले, लिबरल, बहुत ज़्यादा अति होते हैं, है ना. मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि सबका अपना अलग अलग कल्चर होता है भाई, उनको आपको बिगाड़ना नहीं है. एंड द रीशेपिंग ऑफ द इंडियन सोसाइटी, गलत है. द पीरियड लेड द फाउंडेशन फॉर सेंचुरीज ऑफ यूरोपियन इन्फ्लुएंस एंड कॉलोनियल रूल इन इंडिया, बरोबर है, करेक्ट है, बिल्कुल सही है. देखा है आपने यार, ये हिस्ट्री देखा है हमने. नेक्स्ट, वाई ब्रिटिश सक्सेस. अब सब कहानी देख ली, पूरी कहानी सुनो, जुबानी सुनो, पूरी कहानी सुन ली. सर व्हाट शुड बी द कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन था, जल्दी बताइए. वाई ब्रिटिश सक्सेस. स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज, आए थे रूल करने के लिए. नेवल सुपीरियोरिटी, इनकी नेवी की सुपीरियोरिटी बहुत ही जोरदार थी भाई. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मिलिट्री स्किल एंड डिसिप्लिन, बहुत इंपॉर्टेंट है. डिसिप्लिन, सर आपने मिलिट्री स्किल तो बोला ही नहीं, बोलूंगा ना, रुक तो जा. ये शब्द पे ध्यान दे, ये डिसिप्लिन. आज आप भले ही कलेक्टर, कमिश्नर, आईएएस, आईपीएस बनना ना बनना वो सब जाने दो भाई, लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए. आपको टाइम से चलना आना चाहिए. आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एमपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक देख लेते हैं, हम एक पोस्ट ले लेते हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज. डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस बनोगे या तो आप, या तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनोगे. क्या आप ऐसे ही रहोगे? देयर शुड बी अ डिसिप्लिन ना, आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए कि नहीं मुझे टाइम से जाना है, मुझे टाइम से उठना है, मुझे टाइम से अपनी सब चीज़ें कंप्लीट करना है. अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है, बनना ना बनना जाने दे, लोग 100 बातें करेंगे, सबकी सुनेगा क्या? सबकी सुनोगे बेटा आप? नो, 100 बातें करने दो, आप अपने डिसिप्लिन से चलो. अब ब्रिटिश के पास वो डिसिप्लिन था, इसलिए उन्होंने जीता, अदरवाइज जीते होते क्या? पॉसिबल ही नहीं है. स्टेबल गवर्नमेंट थी उनके पास ऐसा नहीं था कुछ याद आ गया मुझे, सॉरी. हमारे आप देखते हैं कैसे गवर्नमेंट चेंज हो जाती है स्टेट्स की. सेंटर के जाने दो, अभी स्टेट्स के आपने देखे ना, कभी कुछ थी तो कभी कुछ. 3 टायर गवर्नमेंट चल रही है, अभी 2 टायर चल रही है, बहुत सारी चीज़ें होती है. उधर उतना ज़्यादा नहीं था. लेसर जिल फॉर रिलीजियन, यूज़ ऑफ डेट मार्केट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें
जिसके वजह से ब्रिटिश हमारे इंडिया पे राज करके गए। राज जाने दे भाई, लूट के गए। मैं तो ऐसे ही बोलूँगा, लूट के गए। ठीक है, कितना भी अच्छा रहने दो, हमको तकलीफ दे के गए हैं, लेकिन जाने दो। नेक्स्ट, जय हिंद, थैंक यू। रुक जाओ, कल का भी देख लेते हैं। कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा एक कल का जो टॉपिक है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम देखने वाले हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857। हम देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ क्वेश्चंस, मंगल पांडे जी के बारे में कुछ क्वेश्चन, तात्या टोपे के बारे में कुछ क्वेश्चन, और कई सारे क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा एक इंट्रो दे देता हूँ जल्दी से। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है, was the first significant attempt by Indians and British imperialism, ब्रिटिश के imperialism को ख़त्म करने के लिए, एंड करने के लिए ये चलाया गया। लेकिन आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, सक्सेसफुल नहीं हुआ। नहीं हुआ ना सक्सेसफुल। 1857 में रिवॉल्ट हुआ और हम आज़ाद कब हुए, 1947 में। अरे है ना, नहीं हुआ। बहुत सारे रीजंस थे, क्योंकि सब अपने मतलब के लिए लड़ रहे थे। स्पेक्ट्रम में है ये। इट स्टार्टेड ऑन 10 मई 1857। फर्स्ट द फॉर्म ऑफ सिपाही म्यूटिनी के माध्यम से स्टार्ट हुआ था, लेकिन धीरे 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 फैल गया। क्या हो गया मेरा बच्चा, फैल गया, है ना। कंसंट्रेटेड एफर्ट बाय इंडियन रूलर्स अंडर द सुपर मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर एट द रिवॉल्ट ऑफ 1857 पोज्ड अ कंसिडरेबल थ्रेट टू द ब्रिटिश पावर। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जाने दो, पढ़ लेना। ठीक है, ये स्लाइड्स हम लोग कल देखेंगे, बहुत बढ़िया मजा आने वाला है। कॉजेस क्या थे रिवॉल्ट के, क्यों हुआ रिवॉल्ट, कैसे हुआ ये रिवॉल्ट, कैसे हुआ वो देखेंगे। देन उसके बाद ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको देखना है। ये रिवॉल्ट की कुछ तस्वीरें, दिल दहला देने वाली तस्वीरें कुछ। इसके तुरंत बाद ही तो क्राउन रूल आ गया भाई, तुरंत बाद आ गया था क्राउन रूल, क्योंकि आपको पता है ना, पढ़ेंगे हम लोग सिपाही म्यूटिनी, मंगल पांडे, ये पहला क्वेश्चन। चलिए ये कल देखेंगे, एक क्वेश्चन नहीं देखना, गंदी बात। नो चीटिंग नहीं चाहिए मुझे। चलिए आइए एक बार रिवीजन तो बिना रिवीजन के यस सर जाने ही नहीं देंगे आपको कहीं। चलिए आइए, ये देखा हमने टॉपिक्स देखे कौन से कवर करने वाले हैं, जल्दी देखेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ फास्ट। इतने देर बैठ गया, थोड़ा सा और बैठ जाओ ना भाई। पहले हमने देखा बैटल ऑफ प्लासी के ऊपर एक क्वेश्चन, ठीक है, उसका आंसर था 1 और 2, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है सर, करेक्ट है। देन उसके बाद हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट एस्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री इन इंडिया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ पे एस्टैब्लिश की। सो द करेक्ट आंसर इज सूरत। थर्ड हमने देखा कुछ और क्वेश्चन, देख लीजिए जल्दी, एसएस ले लीजिए इसका। वास्को ड गामा के ऊपर कुछ क्वेश्चन थे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर एंडेड आफ्टर द ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम की ट्रीटी। देन इसके बाद तुरंत एक्सला चापेल की ट्रीटी भी हमने देखा था। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा वॉज अपॉइंटेड। ये कुछ पोर्तुगीज़ के बारे में हमने क्वेश्चंस देखे। देन उसके बाद पोर्तुगीज़ के अराइवल के बारे में कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किया। फिर एडवेंट ऑफ ब्रिटिश, आ गए हमारे गोरे, बढ़िया। फिर PYQ मैंने आपके लिए लाया था, वो हमने कुछ डिस्कस किए, जल्दी देख लीजिए प्लीज़। ब्रोच इसका आंसर था, भरूच। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स, ये आपको नाम थोड़ा सा वो था। नेक्स्ट इज ये मॉडर्न कोची वाला एक क्वेश्चन। देन उसके बाद हमने देखा पोर्तुगीज़ के बारे में एक कुछ क्वेश्चंस। फिर हमने बस ख़त्म हो गया, एज सिंपल एज दैट, ख़त्म हमारा टॉपिक। ठीक है, तो ये है हमारा आज का टॉपिक, जो कि हमने बिल्कुल आसान तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ख़त्म कर लिया। अब जो टॉपिक्स हम आगे देखेंगे वो है कल का रिवॉल्ट ऑफ 1857। साथ ही साथ अगर मुझे टाइम अलाउ किया ना बेटा, तो हम लोग कुछ रिफॉर्म के भी ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे, उसके ऊपर भी गहन विचार सोच समझ के हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप लोग बिना किसी देरी के, ये लेक्चर ख़त्म हो गया, स्पेक्ट्रम उठाओ, रिवाइज करो, तुरंत सब चीज़ें होगी तो बढ़िया मज़ा आ जाएगा।
अब यहाँ से पूरी स्पेक्ट्रम पढ़ने बैठोगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान दो, प्रीलिम्स को कुछ ही दिन बाकी है, 26 है आज की, है ना? कुछ ही महीना आपके पास बचा हुआ है, अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत कीजिए। आकार फाउंडेशन आपके साथ है, एडमिशन्स ओपन है हमारी फाउंडेशन बैच के लिए। इफ़ अगर आपको हमसे पढ़ने की इच्छा है तो आप डायरेक्टली नागपुर, हमारा हेड ऑफिस रेशम बाग में है, आप आ सकते हैं, इंक्वायरी लीजिए, बैठिए, देखिए मज़ा आती है कि नहीं। मैं यश श्रीवास्तव, हिस्ट्री फैकल्टी आकार फाउंडेशन, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपनी प्रीलिम्स की तैयारी को और मजबूत कीजिए। मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्रैक करें, और मैं करवा के रहूँगा अगर आप मेरे हिसाब से चलेंगे तो। सो मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड बाय बाय।